बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 7। और बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है द टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशंस। ये कुछ बुक्स में किसी और तरह से लिखा हुआ है, इसका टाइटल चीज़ एक ही है, द टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो बच्चों चीज़ एक ही है, आपने कुछ टर्म्स सीखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है इस मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इस चैप्टर के अंदर जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी समझना है। तो इन टर्म्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सही से कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, तो बच्चों इन टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पर एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम वो पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर इन तमाम टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा जी बच्चों, इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक ये वर्टिकल मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम चाहिए, जिसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ हो, निशान लगाने, वो मार्कर हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, वो पेंसिल होती है जो इसके साथ अटैच होती है यहाँ पर। ओके, फिर हमें नंबर 2 पे चाहिए जी एक शीट ऑफ पेपर विद सूटेबल टाइम स्केल। आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इसका क्या मतलब होता है शीट ऑफ पेपर विद सूटेबल टाइम स्केल। देखें, ये शीट इस तरह से होती है कि इसमें दो रोल होते हैं, एक यहाँ पर रोल होता है, दूसरा रोल यहाँ पर। इधर से वो रोल ओपन होता है, पेपर जो है वो ऐसे बाहर को आता है इस तरह से, और दूसरी शीट जो है वो घूमती है, उसके ऊपर वो पेपर को जो है वो रोल होता जाता है दूसरे के ऊपर, यहाँ पर पेपर रोल होता जाता है। अब ये कुछ टाइम के लिहाज से ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। मान लीजिए कि ये 1 सेकंड में ये पेज जो है वो उसका एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय करता है 1 सेकंड में। तो इस पेज के ऊपर इतनी लेंथ को हम 1 सेकंड से रिप्रेजेंट कर देंगे, उससे आगे 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, निशान लगा दिया, मार्किंग कर दी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो वो होता है हमारे पास वो शीट ऑफ पेपर विथ सूटेबल टाइम स्केल। ठीक है, अच्छा तो बच्चों हमने क्या करना है, किस तरह से हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम जो है, अगर आप उसको थोड़ा सा यहाँ से खींचने के बाद, डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने इस पेपर शीट के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो एक पॉइंटर हमने, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये मार्कर हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, कुछ पेंसिल हो सकती है, जो बिल्कुल इस शीट के ऊपर ऐसे टच है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इसको ना ऐसे डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ये पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव करता है इस तरह से। अगर ये पेपर ना मूव करे तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर नीचे ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन अगर ये पेपर को हम मूव कराएं इस तरह से, तो फिर क्या होगा, ये पॉइंटर अपनी जगह से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करेगा, क्योंकि पेपर आगे को बढ़ रहा है, तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव लाइक शेप आएगी। ठीक है, ऐसी। तो ये है जी हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देखा यहाँ पर ये पॉइंटर लगा हुआ था, ठीक है, और ये वो टाइम स्केल है, और इसको हमने यहाँ से लाके ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, और इसका पॉइंटर जो है इस पेज के ऊपर इस तरह से एक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर देता है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके बच्चों, अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है जी इससे रिलेटेड टर्म्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे। बच्चों ये जो हमारे पास वेव बनी है ना, मैं इसको दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक वेव बनी है इसकी, ये वाली, ठीक है, या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें आप इसको। तो ये इस तरह से बॉडी क्या कर रही थी, एक फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे जा रही थी ये, ठीक है, इस तरह से, जिसको हमने ग्राफिकली यूज किया। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट से, जब बॉडी अभी मतलब टाइम जहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो बॉडी रेस्ट पर थी, जैसे कुछ टाइम गुजरा तो इसने यहाँ से इतना ऊपर चला गया, इसका जो पॉइंटर है ना, ये मैस इस पोजीशन से इतना ऊपर चला गया, और कुछ टाइम गुजरा वो कुछ और ऊपर चला गया, और टाइम गुजरा तो ये और ऊपर चला गया, फिर और कुछ टाइम गुजरा तो ये नीचे आ गया, फिर और कुछ टाइम गुजरा तो ये नीचे। अब आप देखिए वक्त के लिहाज से ना इसका मेन पोजीशन से फासला तब्दील हो रहा है। यहाँ से पहले यहाँ था, थोड़ा सा टाइम गुजरा और यहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा टाइम गुजरा और यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया। इसका जो इस मेन पोजीशन से ना, इस मेन पोजीशन से जो फासला है वो लगातार तब्दील हो रहा है। अब किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर आप चेक करते हैं कि इस वक्त इसका जो फासला है वो कितना है मेन पोजीशन से, तो उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसने मोशन स्टार्ट की, हम इसकी इस पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं कि इतने टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मेन पोजीशन से, तो वो ये होगा। ठीक है,
तो ये क्या है जी, आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का, जो कि मीन पोजीशन से है। कहीं चलते चलते आपने इस पॉइंट पे देख लिया जी अब कितना है जी ये, तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना होगा, ठीक है। किसी और पॉइंट के ऊपर यहां ट्राई कर लें आप इधर, तो किसी भी एक इंस्टेंट पर, किसी भी एक लम्हे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस बॉडी का मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट से निकला है, ठीक है। आप किसी भी एक लम्हे, लम्हा कहते हैं इंस्टेंट को, किसी भी एक लम्हे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त या इस वक्त या इस वक्त अब बॉडी की जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो मीन पोजीशन से कितना दूर है, सिंपल। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। समझ गया? ओके, तो इसको हम यू डिफाइन करते हैं, इन वाइब्रेशनल मोशन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। वाइब्रेशनल मोशन के अंदर किसी भी एक लम्हे आप चेक करते हैं कि बॉडी का इस वक्त मीन पोजीशन से कितना फासला है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, या हम यूं कह सकते हैं उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, या उसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट से कंटिन्यूसली आपने देखा कि कभी इसका डिस्प्लेसमेंट, जब वो अभी इतना टाइम गुजरा तो डिस्प्लेसमेंट कम है, फिर टाइम और गुजरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, टाइम और गुजरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। अब इसमें एक ऐसा पॉइंट है टाइम का कि जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम है। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी है, मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। अब ये मेन पोजीशन है, यहां से ये इसका मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको ए से भी शो करते हैं, एक्स नॉट से भी शो करते हैं इसको। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में और एम्पलीट्यूड में ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो सकता है, ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मेन पोजीशन से, या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी मेन पोजीशन से कितना दूर जाती है, मैक्सिमम। तो कोई एक ऐसा इंस्टेंट होगा जिस वक्त बॉडी जो है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पर होगी, वो पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉइंट है इस मेन पोजीशन से। ये पॉइंट मैक्सिमम दूरी पर है, ज्यादा से ज्यादा दूर है, ये वाला पॉइंट कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, सिंपली। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऊपर से यहीं से आपको ये एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये भी यहां पर भी ये पाया जा सकता है। देखिए ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूर पॉइंट ये वाला है, तो इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ये आप ऊपर वाली साइड से, किसी भी साइड से ले सकते हैं, चाहे इस तरफ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर है, ये भी एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर एक पॉइंट है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो आप किसी भी साइड से देख लें कि बॉडी का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। समझ गए? ओके, तो यहां पर देखिए इसको हम यूं डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड को, इन वाइब्रेशनल मोशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। वाइब्रेशनल मोशन के अंदर ये एक बॉडी जो कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर अगर हम देखें तो जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ गए? ओके, तो ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड का रिलेशन। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है जी वाइब्रेशन। बच्चों, वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन कहते हैं कि एक मुकम्मल जो इसका राउंड ट्रिप है। मान लीजिए बॉडी ने यहां से ऊपर की तरफ पहले मूव किया ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम दूरी पर चली गई, फिर उसके बाद वो वहां से नीचे आती है ऐसे, मेन पोजीशन पे वापस आ गई, फिर यहाँ अनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकती तो आगे बढ़ती गई, तो आगे बढ़ते हुए फिर आस्ते आस्ते स्लो होती हुई यहाँ पे आके फिर रेस्ट पे आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से वापस इसके अंदर फिर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाती है, फिर जाती है जी मेन पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह से इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया इसका। तो ये जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है ना, इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, आप मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में इसको देख सकते हैं, आप पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इसको आपने क्या किया जी, इसको इस पोजीशन से आपने लाया यहाँ से और यहाँ से इसको रिलीज किया। अब ये यहाँ से ऐसे आता है, इस पोजीशन पर आएगा, ठीक है, ये इसकी नई पोजीशन आ गई मैक्सिमम। उसके बाद फिर यहाँ से वापस जाता है और इधर, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। वो यहाँ से चला था, इधर आया था और फिर वापस उसी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया। तो एक जो इसने साइकिल कंप्लीट किया है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा हमारे पास वन वाइब्रेशन।
तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी जो एक मुकम्मल चक्कर करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि यहां से इधर जाएगी तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, जहां से बॉडी चली है पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पर वापस आए तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। वो आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, उसको इधर से ले सकते हैं, सेंटर से ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन के गिर्द एक बॉडी का मुकम्मल चक्कर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन, ठीक है। मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, जो हॉरिजॉन्टल मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम आपने पढ़ा था, उसके अंदर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, इसको हम ए पोजीशन कहते थे, ठीक है, और ये इसकी ओ पोजीशन, ये वाला पॉइंट था, एक यहाँ पर ए पोजीशन थी, एक यहाँ पर पॉइंट था, इसकी बी पोजीशन थी। अब जब आप यहाँ से इसको रिलीज करते हैं तो पहले इधर जाता है, फिर ये यहाँ से इधर आता है, फिर ये वापस जाता है, और इस पॉइंट के ऊपर जब दोबारा पहुंचेगा तो अब इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया, तो इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। तो पेंडुलम से समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें। ओके बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बहुत आसान और सिंपल है। देखो बच्चों, अभी हमने सीखा वन वाइब्रेशन, मतलब कि एक मुकम्मल चक्कर, सिंपल वर्ड्स में कहें तो। अब इस एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में बॉडी को कुछ ना कुछ वक्त तो लगा होगा ना, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का वक्त या एक साइकिल कंप्लीट करने का वक्त हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर इस पेंडुलम ने, फर्ज कर लें कि यहां से इधर आया और फिर वापस इस पॉइंट पर गया, और ये इसने एक मुकम्मल चक्कर किया है कितने टाइम के अंदर? 2 सेकंड के अंदर। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? 2 सेकंड। समझ के? अब ये बॉडी है, अगर ये 3 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बनाती है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो कोई बॉडी एक जो चक्कर मुकम्मल करती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बनाती है, उसको जितना टाइम लगता है उस एक राउंड ट्रिप के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर सुन ले, टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का वक्त, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने का वक्त। अब इसको यूं डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, एक वाइब्रेशन या एक साइकिल मुकम्मल करने का जो वक्त होता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब बच्चों, डिफरेंट बॉडीज का जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जो हमारे पास एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड का फार्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में आपने पढ़ा था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो ये अलग अलग तरीकों से आप इसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई बॉडी एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कहें सिंपल वर्ड्स में। तो अब अगर कोई एक बॉडी है जो एक सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज इसका यूनिट है, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 10 टाइम वाइब्रेट कर जाए तो हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। तो बच्चों सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई बॉडी यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है या कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, कितने चक्कर मुकम्मल करती है एक सेकंड में, वो क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T। यानी यहाँ पर हमने ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका एक इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। अब समटाइम बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि ये कैसे मुमकिन है, किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों इसको हम एक वेव फॉर्म की हेल्प से सीखेंगे। देखिए गौर से सुना आपने, एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो एक वेव के मुकम्मल होने का वक्त होता है।
ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कहते हैं कि यूनिट टाइम में कितना वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक ऐसी ही वेव फॉर्म जो हमने बनाई है, ठीक है, ये ऐसी वेव चल रही है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर जो हमने टाइम स्केल बनाया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा। और आपको मैंने बताया कि 1 सेकेंड में जितनी वेव्स बॉडी कंप्लीट करती है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ठीक है। और इस वक्त इसका टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड देखिए जरा, टी कितना है हमारे पास, एक वेव मुकम्मल होने के वक्त को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो 1 सेकेंड में एक वेव मुकम्मल हो रही है, तो एक वेव मुकम्मल होने का टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो हम बोलेंगे जी इसका है टाइम पीरियड 1 सेकेंड। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है, टाइम उतना ही है 1 सेकेंड का। अब इसमें 2 वेव जनरेट कर देता हूं, ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 सेकंड में 2 वेव जनरेट हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के हमारे पास होगी जी 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब जरा नोट कीजिए कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा। टाइम पीरियड कहते हैं एक वेव मुकम्मल होने का वक्त या एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने का वक्त, ये आ गया। अब देखिए ये क्या है, इसका हाफ है, कितना, 0.5 सेकेंड। तो अब आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कम होके कितना हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको 4 में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से, ये हमारे पास 1 सेकेंड का टाइम है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ऐसे। अब ये मेरे पास वेव बनती है कुछ इस तरह से, पहली वेव, दूसरी वेव, ये तीसरी वेव और ये चौथी वेव। अब ये 4 वेव बनी 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास लेंथ है टाइम स्केल के ऊपर वो 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। अब जरा नोट कीजिए कि टाइम पीरियड अब कितना है। अब देखिए उसी टाइम के ना हमने 4 पार्ट बना दिए, ये देखें, ये 1 सेकंड का टाइम था, तो 1 2 3 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। अब जो एक वेव के कंप्लीट होने का टाइम है वो कितना हुआ, वो 0.25 सेकेंड है, ठीक है, 0.25 सेकेंड। तो अब जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास बढ़ के 4 हर्ट्ज हो गई, तो यहां पर हमने देखा कि टाइम पीरियड कितना रह गया, अब एक वेव हमारे पास 0.25 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रही है। अब जरा नोट कीजिए, पहले फ्रीक्वेंसी 1 थी, फिर फ्रीक्वेंसी 2 हुई, फिर फ्रीक्वेंसी 4 हुई। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, लेकिन टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। टाइम पीरियड पहले 1 सेकंड था, फिर कम होकर 0.5 रह गया, फिर और कम होकर 0.25 रह गया। यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम यहां पर कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली रिलेटेड है टाइम पीरियड के, ठीक है बच्चों। तो ये एक कंफ्यूजन होती है, जो एक कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं होता, तो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होता है, हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। इसलिए लिखते हैं कि T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T। कैपिटल T जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब जरा इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है, इसको हम बोलते हैं जी उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हमने देखना है जी लास्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितनी बार रिवॉल्व होती है, यानी कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, कितने साइकिल्स कंप्लीट किए एक यूनिट टाइम के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो यूनिट टाइम के अंदर जितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगी, जितने चक्कर मुकम्मल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अच्छा, अब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको भी हम ओमेगा से ही डिनोट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां पर हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है,
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, उसका भी यूनिट होता है। तो पर रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, एक रेवोल्यूशन मतलब है कि 360 का एंगल, ठीक है, कितना एंगल, 360 का एंगल। तो वो बेसिकली एक रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं जी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो बच्चों अब सपोज करो कि ये बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट कर रही है। अब अगर ये बॉडी एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो इसका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। तो उस केस के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त, या एक वेव मुकम्मल होने का वक्त, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का वक्त क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो फिर स्मॉल टी यानी टाइम की बजाय हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल पी यानी टाइम पीरियड को शो कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड। अभी अभी हमने सीखा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड होती है टाइम पीरियड के। तो 1/t की जगह हम f को रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, सेपरेट करके लिखा था कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई f आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, राइट। इसका जो यूनिट है वो होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।